जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक रिलेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल्स फंक्शन। आज के टॉपिक में बेटा हम ये देखेंगे कि क्या सारे सेल्स एक ही तरह के होते हैं। डेफिनेटली सेल्स के फंक्शंस तो मुख्तलिफ होते ही हैं, बट क्या सेल की स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ होती है या सारे सेल्स की स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में एक ही जैसी होती है। अब अगर सेल्स की स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होती है तो वो किस तरह से अलाइन करती है फंक्शन के साथ, सेल की शेप का और उसके साइज का, उसके फंक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, सेल की ऑर्गेनेलिज की प्रेजेंस और एब्सेंस का उसके फंक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, और फाइनली हम सेल एज एन ओपन सिस्टम के बारे में भी आज के लेक्चर में बात करेंगे। आज की कन्वर्सेशन हम इस डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। मैंने इनिशियली ही एक डायग्राम प्रेजेंट की आपके सामने टू गिव यू गाइज अ बेटर व्यू ऑफ द टॉपिक टुडे। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑलमोस्ट 200 टाइप्स के सेल्स हैं, यानी हमारे सारे के सारे सेल्स एक तरह के नहीं हैं। इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल, हमारे जिस्म में तकरीबन 200 तरह के सेल्स हैं। अब ये जितने भी सेल्स हैं, इन सब की स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और इन सब के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी स्ट्रक्चर डिपेंड करती है इनके फंक्शन पे। यानी जिस सेल का जिस तरह का फंक्शन होगा उसकी स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से अलाइंड होगी। अगर किसी सेल का फंक्शन ट्रांसपोर्ट में है तो उसकी फंक्शन ट्रांसपोर्ट से अलाइंड होगी। अगर किसी सेल का फंक्शन स्टोरेज से है तो उसकी स्ट्रक्चर स्टोरेज से अलाइंड होगी। अगर किसी सेल का फंक्शन फाइटिंग विद द जर्म्स के साथ है तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो भी फाइटिंग विद द जर्म्स के साथ स्टार्ट होगी। अब यहां पर मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स कोट करता हूं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे नर्व सेल्स हैं, तो नर्व सेल्स जो है मेरा बेटा, इनका फंक्शन होता है इन द बॉडी टू कैरी इंफॉर्मेशन। इनका काम होता है जी इंफॉर्मेशन कैरी करना। ये पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं और जिस्म के हर हिस्से से इन्होंने इंफॉर्मेशन लेके भाग के जाना होता है टुवर्ड्स द ब्रेन, टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसलिए इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं, ये लॉन्ग सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं। फॉर द वेरी रीजन इन्होंने ट्रांसपोर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन करनी है, और उसके लिए इनकी लेंथ ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि अगर कम लेंथ होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा ट्रांसपोर्ट में। सिमिलरली अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के काम होते हैं मेरा बेटा दो बेसिकली, बल्कि एक्चुअल प्राइमरी काम इनका एक ही होता है कि इनके पास हीमोग्लोबिन होती है। इन्होंने हीमोग्लोबिन को कैरी करना होता है, और हीमोग्लोबिन जो है एक्चुअली वो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन के थ्रू इन्होंने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है और ब्लड में लेके जाना होता है। सो इनकी जो शेप है रेड ब्लड सेल्स की, वो राउंडेड होती है। राउंडेड इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मौजूद होता है, ज्यादातर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, और उसको अकोमोडेट करने के लिए इनकी जो ओवरऑल शेप बनती है वो राउंडेड बनती है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर जाइलम सेल्स मौजूद होते हैं। वी नॉट गोना डिस्कस ऑल दीज सेल्स। प्लांट्स के अंदर जाइलम सेल्स मौजूद होते हैं, और जो जाइलम सेल्स है ना बेटा, जाइलम के टिश्यू के जो सेल्स हैं, इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करना। इसलिए इनके जो सेल्स की शेप है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इनके सेल्स जो हैं वो लॉन्ग ट्यूब्स की शक्ल में होते हैं, लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं जाइलम के सेल्स की, जस्ट लाइक दिस। इधर देखिएगा इस तरह से, यानी ये एक जाइलम का सेल, फिर ये दूसरा जाइलम का सेल, एंड दिस इज हाउ these cells join with each other, they get attached with each other, और लंबी लंबी नालियां बनाते हैं, वेसल्स बनाते हैं, जिनके थ्रू जो पानी है और मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। Now this was a bit of interaction about the structure of the cells and the function of the cell। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह सेल की स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली अलाइंड होते हैं। इसी के बारे में मजीद बात करेंगे। अब जो सेकंड चीज बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अभी तक हमने शेप और साइज का जिक्र पढ़ा कि किस तरह सेल का साइज और शेप जो है वो अलाइंड होती है। अब हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की बात करेंगे। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप कैसे याद रखेंगे, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू पीपल। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशो। देखिए, सरफेस एरिया बुनियादी तौर पर वो जाहिरी एरिया होता है
जिसके थ्रू कोई भी चीज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्ट कर रही होती है। अभी आप मुझे देख रहे हैं तो मेरी बॉडी का वो पार्ट जो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है उसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया। यानी दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस एंड दिस इज आल्सो द सरफेस। अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का मतलब यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है बट उनका वॉल्यूम कम होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सरफेस एरिया कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके फंक्शन के लिए यह जरूरी होता है कि उनका इंटरेक्शन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ बेटा मैक्सिमम रहे, ज्यादा से ज्यादा उनका इंटरेक्शन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ रहे। मिसाल के तौर पर रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। इसके लिए जरूरी है कि इनका इंटरेक्शन मैक्सिमम हो सॉइल में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, लिहाजा इनकी जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो बहुत ज्यादा होती है। इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, इनकी बॉडी का वो एरिया, इनके सेल्स का वो एरिया जो माहौल के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अलोंग विद द साइज एंड शेप सेल अपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो को भी मैनेज करता है टू कीप अप विद द फंक्शंस ऑफ द सेल। इसी तरह जो ऑर्गेनेलिज की प्रेजेंस है, देखिए सारे के सारे सेल्स में जो ऑर्गेनेलिज हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होते, ना ही ऑर्गेनेलिज की तादाद कांस्टेंट होती है इन द सेल्स। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऑर्गेनेलिज ज्यादा होते हैं, इसी तरह कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऑर्गेनेलिज कम होते हैं। मिसाल के तौर पर जो मसल सेल्स हैं बेटा, मसल सेल्स ने क्योंकि काम बहुत ज्यादा करना होता है, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं और इनको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। सो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इनके अंदर एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं इन द मसल सेल्स। इसी तरह जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं या जो प्लांट सेल्स होते हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। जो सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। सो एक्चुअली सेल अपने ऑर्गेनेलिज को भी मैनेज करता है, सेल अपने ऑर्गेनेलिज की प्रेजेंस को भी मैनेज करता है एज फार एज इट्स फंक्शन इज कंसर्न। जिस तरह का फंक्शन होगा उसी तरह के ऑर्गेनेलिज होंगे। हो सकता है कुछ सेल्स में कुछ तरह के ऑर्गेनेलिज ना हो, बाकी कुछ सेल्स में मजीद कुछ तरह के ऑर्गेनेलिज हों, जैसे कि हमने ये दोनों एग्जांपल्स अभी डिस्कस की। इसके बाद एक मजीद छोटा सा आर्टिकल आपके इसी टॉपिक से अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेल है। आपको मुख्तलिफ सेल्स के फंक्शंस का भी पता होना चाहिए जी। वी विल स्टार्ट ऑफ विद द नर्व सेल। देखिए नर्व सेल का फंक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपके साथ इनिशियली डिस्कस किया कि ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो भी बॉडी में काम होता है, जो भी बॉडी में एक्टिविटी होती है, उसका मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाना नर्व सेल का काम है। इसी तरह जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, इसके साथ साथ फूड और फूड को भी लेके चलना ब्लड के थ्रू और मुख्तलिफ सेल्स तक पहुंचाना। इसके साथ साथ जो सेल्स में वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको इकट्ठा करने का काम भी रेड ब्लड सेल्स का होता है। सिमिलरली हमने तीसरी एग्जांपल जाइलम की पढ़ी, तो जाइलम का बुनियादी तौर पर काम होता है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द सेल। इन द प्लांट ये रूट से वाटर लेके जाता है और प्लांट के एरियल पार्ट्स तक पहुंचाता है। इसी तरह जो फ्लोएम सेल होता है, फ्लोएम सेल का फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर फूड। फ्लोएम टिश्यू जो है वो फूड स्टोरेज का और फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है इन द सेल। ये कुछ टाइप्स थी जो आपके सिलेबस में आपकी बुक में शामिल है। मैंने कोशिश की इस लेक्चर में कि ये टाइप्स भी आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं। आज के लेक्चर की आखिरी बात, और वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज सेल एज एन ओपन सिस्टम। देखिए जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो इन साइंस वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स। कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं, और इसी तरह कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनको हम क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें चीजें आ भी रही हों और जिससे चीजें बाहर भी निकल रही हों। सो ओपन सिस्टम में चीजें आ भी रही होती हैं और चीजें बाहर भी निकल रही होती हैं। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कंप्लीटली
अलोन नहीं होता, जो बिल्कुल सेपरेटेड अकेला नहीं होता, बल्कि उसमें चीजें आ भी रही होती हैं, जा भी रही होती हैं। और दूसरा हमारे पास सिस्टम होता है क्लोज्ड सिस्टम। नाउ क्लोज्ड सिस्टम मेरा बच्चा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो कोई चीज आ सकती है, ना ही कोई चीज बाहर निकल सकती है। जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो, जैसे दरवाजे सारे बंद हुए हो, तो इस तरह का सिस्टम क्लोज सिस्टम कहलाता है। सेल इज एन ओपन सिस्टम। इस बात का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ सेल, तो बेटा ये बहुत सारे मटेरियल बना रहा होगा जो इससे बाहर भी जा रहे होंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो बाहर से अंदर आ रही होंगी। नाउ दैट मीन्स कि सेल अपने मटेरियल्स की आउटसाइड मूवमेंट को भी परमिट करता है और आउटसाइड मटेरियल्स की इनसाइड मूवमेंट को भी परमिट करता है। दिस वाज योर लेक्चर फॉर टुडे। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पोर्टल के थ्रू पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।